नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान से आज नवजोत सिंह सिद्धू मुलाकात करने वाले हैं। सिद्धू ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है और बताया ये जा रहा है कि सिद्धू पंजाब की आर्थिक हालत को लेकर के चर्चा करेंगे। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान से आज नवजोत सिंह सिद्धू मुलाकात करने वाले हैं और सिद्धू ने ट्वीट कर ये अपने अकाउंट के थ्रू जानकारी दी है और सिद्धू ने ये बताया है कि पंजाब की आर्थिक हालत को लेकर के भगवंत मान से वो आज चर्चा करेंगे। इसके साथ कई और भी महत्वपूर्ण विषय रहेंगे जिसको लेकर के सिद्धू आज भगवंत मान से चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल ये मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उठापटक जो है वो लगातार जारी है और ऐसे में सिद्धू का सीएम भगवंत मान से मिलना भी कुछ कम नहीं माना जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण तौर पर इसे देखें। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात शाम को होगी और सिद्धू ने ट्वीट कर इस बारे में खुद जानकारी दी है। सिद्धू ने बताया कि मुलाकात में पंजाब की आर्थिक हालत पर चर्चा होगी। हालांकि क्या सिद्धू के सियासी भविष्य को लेकर के भी लग रहे हैं। सिद्धू पर अनुशासनिक कार्रवाई की भी तलवार लटक रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता नील गर्ग जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नील गर्ग जी, बात करें तो जहां एक और सिद्धू की मुश्किलें जो हैं वो पिछले कई दिनों से बढ़ी हुई हैं, लगातार उनके साथ उठापटक जारी है और ऐसे में सीएम भगवंत मान से उनकी मुलाकात होना, क्या ये पंजाब के हालत को लेकर के चर्चा होगी या फिर इसके कुछ सियासी मायने भी निकाले जाए? देखिए मैडम, मेरे को लगता है कि वो जो सिद्धू की कांग्रेस में पोजीशन है वो कांग्रेस का अपना एक इंटरनल मामला है। वो कांग्रेस को देखना है कि उसने क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना है। इस मुलाकात से मेरे हिसाब से तो कोई पॉलिटिकल मायने नहीं होने चाहिए क्योंकि मैंने भी उनका वो ट्वीट पढ़ा है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि वो पंजाब के कुछ हालातों के बारे में कुछ मुख्यमंत्री भगवंत मान से बातचीत करना चाहते हैं, आर्थिक हालातों के बारे में बातचीत करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब के 3 करोड़ जनता के नुमाइंदे, 3 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं और नवजोत सिंह सिद्धू भी पंजाब के और पंजाबी है और ऑफकोर्स वो उनके भी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री को मिलना हर एक का अधिकार है और यदि नवजोत सिंह सिद्धू भी मुख्यमंत्री को मिलते हैं इसमें कोई गलत बात नहीं। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऑलरेडी जनता का बजट के नाम से एक पोर्टल भी हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ और पूरे पंजाब में घूम घूम के हम लोगों का फीडबैक ले रहे हैं कि बजट कैसा हो और यदि नवजोत सिंह सिद्धू भी आर्थिकता को सुधारने के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम स्टेप है। बिल्कुल, इस फैसले का हम स्वागत भी करते हैं अगर वे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर के चर्चा हो सकती है? चूंकि पंजाब के हालातों को लेकर के उन्होंने जिक्र किया है, इसमें क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिसको प्राथमिकता दी जाएगी? नहीं, देखिए जो यदि उनके ट्वीट की तरफ जाया जाए ये तो वो जो मुलाकात होगी उसके बाद कौन से मुद्दे आते हैं ये तो तभी पता चल पाएगा। लेकिन जैसा मोटे तौर पे उनका ट्वीट बता रहा है कि पंजाब के हालात सुधारने के लिए वो उनके पास मान लो कोई मॉडल है, उनके पास कोई सुझाव है, वो मोस्ट वेलकम स्टेप है, वो उनको देना भी चाहिए। बिल्कुल नील गर्ग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुंबई में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां दाऊद के करीबियों पर एनआईए का छापा पड़ा है। 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी जो है फिलहाल जारी है। तो मुंबई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी की गई है। दाऊद के करीबियों पर एनआईए का छापा पड़ा है जिसमें 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी जो है वो जारी है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी पर नेशनल एनआईए ने यह बड़ा एक्शन लिया है। मुंबई के 20 ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा है। ये 20 ठिकाने दाऊद के शार्प शूटर्स, तस्करों, डी कंपनी के रियल एस्टेट मैनेजर से जुड़े बताए जा रहे हैं। तो मुंबई से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां दाऊद के कई करीबियों पर एनआईए ने अपनी छापेमार कार्रवाई की है और इसमें 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी जो है वो फिलहाल अभी भी जारी है। तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी पर नेशनल एनआईए ने यह बड़ा एक्शन लिया है जहां 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी जो है फिलहाल अभी भी जारी है
और 20 ठिकानों पर छापे मारने की ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा बात करें तो गृह मंत्रालय के आदेश पर एनआईए ने दाऊद इब्राहिम डी कंपनी के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। उस पर ही ये जांच और छापेमारी जो है वो चल रही है। डी कंपनी यूएन द्वारा बैन आतंकी संगठन है। वहीं 1993 में हुए मुंबई धमाकों में के आरोपी दाऊद को 2003 में यूएन ने ग्लोबल आतंकी माना था। उस पर $25 मिलियन का इनाम भी रखा गया था। तो बड़ी खबर ये मुंबई से आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल मुंबई के 20 ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा है। डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी पर नेशनल एनआईए ने यह बड़ा एक्शन लिया है। मुंबई के 20 ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा है। ये 20 ठिकाने दाऊद के शार्प शूटर्स, तस्करों, डी कंपनी के रियल एस्टेट मैनेजर से जुड़े बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही छापेमार कार्रवाई जो है वो फिलहाल लगातार जारी है और जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में देखना होगा आगे एनआईए की और क्या कुछ कार्रवाई जो है वो रहेगी। आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से नामांकन भरने जा रहे हैं। 31 मई को आपको बता दें कि चंपावत में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के बीजेपी की तरफ से लगभग पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और आज सीएम धामी के साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, दुष्यंत गौतम और रेखा वर्मा नामांकन के समय शामिल होंगी। सीएम धामी के नामांकन के बाद सीएम की चंपावत में जनसभा भी है। 31 मई को चंपावत में मतदान होना है। इसके लिए ही कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है और नामांकन प्रक्रिया जो है वो आज की जाएगी। जो पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत से नामांकन भरने वाले हैं। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल रहेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की बात करें तो वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही दुष्यंत गौतम और रेखा वर्मा भी नामांकन प्रक्रिया में सीएम धामी के साथ मौजूद रहेंगे। दिल्ली मुख्यालय में आज कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है और ये बैठक आज शाम 4 बजे होनी है। बैठक में मुख्य तौर पर चिंतन शिविर की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को सीडब्ल्यूसी बैठक की जानकारी दी। उन्होंने ये साफ बताया था कि बैठक का मुख्य एजेंडा चिंतन शिविर ही रहेगा। पिछली सीडब्ल्यूसी बैठक में पार्टी द्वारा 5 राज्यों में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन और साथ ही चुनावी हार की समीक्षा करने के लिए कांग्रेस ने ये चिंतन शिविर आयोजित करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस 9 साल बाद राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर करने का आयोजन कर रही है, जो कि 13 मई, 14 मई और 15 मई को होगा। हार के बाद समीक्षा के साथ ही शिविर में कांग्रेस गुजरात, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ अगले साल होने वाले कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राज्य के विधानसभा चुनाव को लेकर के भी इस बैठक में रणनीति बनाएगी। शाम 4 बजे ये बैठक होनी है। बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें चिंतन शिविर को लेकर के ही मुख्य मंथन रहेगा।
हरियाणा के अंबाला में बात करें तो अटल कैंसर अस्पताल बनकर के तैयार हो गया है। वहां पर आज बात करें तो कैंसर अस्पताल पर हरियाणा सरकार ने उत्तर प्रदेश की धर्मशाला में कल विधानसभा सुधवाड़ी के मुख्य प्रवेश द्वार पर खालिस्तान के काले झंडे लगाए देखे गए। इन झंडों को विधानसभा की दीवार और मेन गेट के साथ ही बांधा पाया गया था। वहीं इस मामले पर कांगड़ा के एसपी कुशल शर्मा ने बताया कि हमने खालिस्तानी झंडों को विधानसभा के गेट से हटा दिया है और ये पंजाब के कुछ पर्यटकों की हरकत हो सकती है। वहीं अब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के गेट पर खालिस्तान के झंडे लगाए जाने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस मामले में बीजेपी पर निशाना साधा है, तो वहीं कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर असम पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अमित शाह भारत बांग्लादेश सीमा पर जाएंगे और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे। साथ ही हेमंत बिस्व शर्मा सरकार के 1 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। और आपको बता दें कि शाह असम दौरे की शुरुआत मनकछार बॉर्डर आउटपोस्ट जाकर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह बीएसएफ के केंद्रीय भंडार और कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। साथ ही तामुलपुर में खादी और ग्रामीण उद्योग उत्पादों की शुरुआत भी करेंगे। जनगणना कार्यालय और अमीनगांव में एसएसपी की इमारत का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और नेशनल फॉरेंसिक का भी आज गृहमंत्री अमित शाह उद्घाटन करने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बात करें तो अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा आज दिल्ली आ रही हैं। यहां नवनीत राणा गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने वाली हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वो यहां महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के खिलाफ शिकायत करने वाली हैं और साथ ही पुलिस हिरासत में उनके साथ जो बदसलूकी हुई है उसकी भी शिकायत की जा सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कल राणा दंपति ने बीजेपी नेता राम कदम से भी मुलाकात की थी। तो आज नवनीत राणा दिल्ली आ रही हैं और वो गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने वाली हैं। और इस मुलाकात में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वह उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ आज गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत कर सकती हैं। और उनके साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो बदसलूकी हुई है पुलिस थाने में, इसको लेकर के भी बात की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को मध्य प्रदेश के स्टार्टअप पॉलिसी का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। और आपको बता दें कि इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में यह आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ 500 स्टार्टअप के प्रतिनिधि और 1500 युवा शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और नवोदित उद्यमियों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार स्टार्टअप नीति के साथ क्रियान्वयन योजना 2022 को लेकर के भी आ रही है। ये स्टार्टअप नीति विशेष तौर पर प्रदेश के युवाओं के रोजगार परक और साथ ही
आइडियाज को पंख देने के लिए भी तैयार है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर के जागरूकता लाने के लिए प्रदेश भर में कार्यक्रम पहले से भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी का वर्चुअली शुभारंभ करने वाले हैं और इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में यह आयोजन होगा। धारा 370 हटने के बाद से फिर जम्मू और कश्मीर की सूरत को बदलने की तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है। यही वजह है कि घाटी में परिसीमन को लेकर के सरकार गंभीर है। हालांकि विपक्ष की नींद उड़ी हुई है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बड़े एक्शन की तैयारी, आयोग की रिपोर्ट जारी, अब आई चुनाव की बारी। घाटी में 83 की जगह अब होंगे विधानसभा की 90 सीटें। कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व। पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीटें आरक्षित की गई। तो वहीं विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी 2 सीटें नॉमिनेट की सिफारिश। लोकसभा की 5 सीटों का भी किया गया पुनः निर्धारण। ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सवाल है। डिलिमिटेशन शुरू हो चुका है। शुरू होने के बाद तुरंत ही हम चुनाव कराए जाएंगे। परिसीमन होते ही जम्मू में चुनाव कराए जाएंगे। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान का असर अब जम्मू कश्मीर में दिखाई देने वाला है, क्योंकि घाटी से अनुच्छेद 370 के हटने और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित राज्यों में तब्दील होने के बाद अब जम्मू कश्मीर के लिए एक नई सुबह का भी रास्ता साफ हो गया है। वो ये कि केंद्र सरकार के वादे के मुताबिक अब केंद्र शासित राज्य को जल्द ही विधानसभा मिलेगी, जल्द ही चुनाव भी होंगे और जल्द ही राज्य में निर्वाचित सरकार भी बनाई जाएगी। दरअसल परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें विधानसभा की 7 सीटों को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव के बाद अब इस पर अमल करने का फैसला किया गया है। यानी कि अब जम्मू कश्मीर की सीटों को 83 से बढ़ाकर 90 कर दिया गया। यही नहीं, पहली बार विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी 2 सीटों को नॉमिनेट किया गया है। पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एसटी के लिए भी रिजर्व की जाएंगी। इसके अलावा कुछ विधानसभा सीटों के नाम भी बदले जाएंगे, जिसके बाद से ही अब घाटी में बड़े बड़े बदलाव के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों का भी पुनः निर्धारण किया गया है, जिसमें प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समान संख्या में 18 विधानसभा क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। आपको बता दें कि 90 विधानसभा सीटों में से 43 सीटें जम्मू संभाग में और 47 सीटें कश्मीर संभाग में होंगी। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले विधानसभा में सीटों की संख्या 87 थी, जिसमें 4 सीटें लद्दाख की थी। लद्दाख के अलग होने से 83 सीटें रह गई थी, जो अब बढ़ने के बाद 90 हो गई हैं। हालांकि इसके पहले 2002 में जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन होना था, लेकिन उस दौरान फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने परिसीमन पर रोक लगा दी थी। दरअसल 2002 में इसके लिए आधार 1981 की जनगणना के आंकड़ों को बनाया गया था, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई वाले जम्मू कश्मीर की तत्कालीन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने परिसीमन पर ही 2026 तक के लिए रोक लगाई थी। इसके लिए अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर
कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957 और जम्मू कश्मीर के संविधान के सेक्शन 43(3) में संशोधन कर दिया था, जिसको लेकर इस पर विवाद भी हुआ था। लेकिन अब लगातार भारत सरकार का जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर इसे गंभीरता से इस पर हस्तक्षेप करना जारी है, जिसने घाटी के नेताओं की चिंताओं को बढ़ाने का काम कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट FM न्यूज। जम्मू। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।